नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। तीसरे चरण का चुनाव अब खत्म होने वाला है, लेकिन बीच चुनाव आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी पिछले कई दिन से आरोप यह लगा रही थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आती है तो ओबीसी का आरक्षण कम करके मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा। कांग्रेस प्रधानमंत्री के आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर रही थी, लेकिन इस सब के बीच आज लालू प्रसाद यादव ने कह दिया मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा। और फिर क्या था, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि लालू प्रसाद यादव के बयान से इंडिया गठबंधन के इरादों पर मोहर लग गई है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेता लालू प्रसाद यादव के बयान के सहारे इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि 2006 में इस देश में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कहा गया कि मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है वो इस देश में एससी एसटी की तरह ही है, और इसी को आधार बनाकर यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों को 4.5% आरक्षण देने का एक आदेश भी दिया था। हालांकि बाद में वो मामला अदालती कार्रवाई में लागू नहीं हो पाया, और ऐसे में सवाल ये कि मुस्लिम आरक्षण जरूरी है या वोट की मजबूरी है, धार्मिक तुष्टीकरण है या सशक्तिकरण है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा। क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी हो जाता है कि लालू के बयान से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा इस चुनावी माहौल में। पहले देखिए जरा कैसे इसी मुद्दे को लेकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण दिया है कर्नाटक में, जिसकी आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया है। बहुत स्पष्टता के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इंडिया अलायंस को संविधान बदलना है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बात है। 10 साल से प्रधानमंत्री मुस्लिम को आरक्षण दे तो रहे, ओबीसी में जो मुस्लिम हैं उनको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, वो 10 साल में हटाया क्यों नहीं? एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। ये अब मुस्लिम प्राथमिक और यादव दोयम दर्जे का हो गया। संविधान ये बदलना चाहते हैं। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। और आज के शो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। कुछ ही देर में बीजेपी और आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीज खान और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। अजीज खान साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। एक तरफ आप ही के इंडिया गठबंधन के साथी नेता ये कहते हैं कि आरक्षण जो है वो सामाजिक आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ही मुस्लिम आरक्षण की पैरवी करते हैं। किस तरीके से देखा समझा जाए इन बयानों को सर? ये आज हालात है इस मुल्क का। यही इंडिया गठबंधन ने लगातार वकालत की है, और लगातार वकालत इस बात की कि इस मुल्क में बराबरी का दर्जा जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज है के लोग हैं, जो आज कहीं न कहीं शोषित वंचित समाज है, उसको उसका हक कैसे मिले। इसके लिए इंडिया गठबंधन लगातार आवाज उठाता रहा है। जातीय जनगणना कराइए, 27% आज ओबीसी समाज को आरक्षण मिल रहा है। उसकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो वो 54% है।
और आर्टिकल 341 में है कि दलित समाज को उसके जनसंख्या के आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब जहां पर ये प्राविधान है कि बाकायदे जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिल जाए, अगर ये इंडिया कर रहा है, गठबंधन कर रहा है, तो आज बीजेपी को ये बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। ये तो आरक्षण तो खाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें सिर्फ ओबीसी समाज को 4% मेरा सवाल ये था, आप ओबीसी समाज की ढाल के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल तो ये था, आप लोग सब सामने आकर ओबीसी समाज की बात करते हैं, आप लोग सब सामने आकर सामाजिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो मुस्लिम आरक्षण वाले। तो ये धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण, ये राग सर, इसके सुर कहां से निकल रहे हैं, ये जानना चाह रही थी मैं। देखिए रोमाना जी, बहुत स्पष्ट है। हाँ। अभी ईडब्ल्यूएस आया। हाँ। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है। क्या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीक है, क्या मुस्लिम समाज उसमें नहीं आता है? क्या आता है? और इसको लागू कब किया गया? अभी थोड़े दिन पहले लागू किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी ऐसी परिस्थिति को पैदा कर रही है कि इकोनॉमिकली जो वीक है उनको उनका हक मिलना चाहिए, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर सवाल नहीं खड़ा होता। आज ये कहा जा रहा है कि जो वाकई में डिजर्व कर रहा हो, जो जरूरतमंद हो, शोषित वंचित समाज हो, जिसको समाज में बराबरी नहीं मिल रहा है, उसको आरक्षण मिले तो क्या बुराई है? और यही मांग आप पैरवी कर रहे हैं। अरे आप खुलकर बोलिए ना, आप मुस्लिम आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? देखिए रोमाना जी, मैंने मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं की। हाँ। धर्म के आधार पे आरक्षण संभव नहीं है। हाँ। हमारे संविधान ने हक नहीं दिया। हाँ, जब इकोनॉमिकली वीक की बात आई, ईडब्ल्यूएस की बात आई, नहीं सर, आपका हाल हो रहा है कि गुड़ भी खाएं और गुलगुलों से परहेज भी करें, कुछ वैसा आपका हाल हो रहा है ना? ना आपसे कहते बनता है, ना आपसे चुप रहते बन रहा है, कुछ वैसा आपका हाल हो रहा है। खैर, मैं जरा जल्दी से के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हीं का रुख करती हूँ। लेकिन के शर्मा जी, ये जो बयान आया लालू प्रसाद यादव का, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो प्रतिक्रिया देते हुए सुनाई पड़े, लालू प्रसाद यादव ने क्या गलत कहा? वो कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और बाद में लंबा चौड़ा उन्होंने सफाई भी दी है कि बीजेपी के नेता उनके बयान को समझे नहीं है। वो बता रहे हैं कैसे ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता। क्या कितनी ऐसी जातियां हैं मुसलमानों की, केंद्र की लिस्ट में भी, राज्यों की सूची में भी, जहां पर मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस के तहत भी मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, तो क्यों इतनी हाय तौबा? के शर्मा जी। नहीं रोमाना जी, आपने ठीक कहा। हाँ। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव जी का बयान है उसे अच्छे से और यानी ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। विषय ये नहीं है, आपने ठीक कहा कि यदि आर्थिक आधार पर जो हमने आरक्षण की व्यवस्था की है उसमें मुस्लिम वर्ग के बहुत से लोग आते हैं। हाँ। आर्थिक आधार पर उनको मिल रहा है वो लाभ। कई जगह जो है, कई राज्यों में जो लोग कन्वर्ट हुए थे उसकी परिस्थिति के अनुसार वहाँ भी कुछ जातियों को उनको जोड़ा गया है, जबकि मैं समझता हूँ कि इस्लाम के जो जानकार हैं वो तो कहते हैं हमारे यहाँ कोई जाति होती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये जगह दिया गया है। लेकिन विडंबना ये है कि जब आप तुष्टीकरण के लिए कहते हैं कि हम मुस्लिम जो है उसको आरक्षण देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, और वो आप कहते नहीं हैं। पायलट प्रोजेक्ट आपने कर्नाटका आंध्रा में चलाया जिसको कि कोर्ट द्वारा खारिज किया गया, लेकिन इसके बावजूद बार बार उसको करना और एक वोट बैंक को जो है उसकी तुष्टीकरण की बात करना, हमारा इतराज इस बात से है। ठीक है, मैं जवाब दे देती हूं। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप किसका, आप एक मिनट आप किसका हक मारेंगे? आप हक तो मारेंगे उसी ओबीसी का ना, एससी का, एसटी का। आप कहां से लाएंगे? आप कहां से दे देंगे? तो ये सच ये है कि इनको जो है इसके पीछे जो वोट बैंक की इनकी राजनीति है। अभी आपने समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, ये जलेबी बनाने लगे। ये साफ बोल नहीं पा, जैसे मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूं, इतनी स्पष्टता से अपनी बात कह सकते हैं क्या
इसलिए आरजेडी के प्रवक्ता का रुख कर रही हूं। एजीआ यादव इस वक्त हमारे साथ दूसरी मौजूद हैं, तरफ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और जिस बात का जिक्र यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि साहब देखिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो इस देश में व्यवस्था ऐसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण जो मोदी सरकार लेकर आई थी उसमें भी मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। पिछड़ों के तहत 27% जो आरक्षण है उसमें भी जो मुसलमानों की पिछड़ी जातियां हैं, चाहे केंद्र की सूची हो या राज्यों की सूची हो, सब जगह मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। फिर आपके नेता मतलब लालू प्रसाद यादव जब ये बयान देते हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसको लेकर बीजेपी क्यों आपकी घेराबंदी ना करे? क्या मतलब है पूरा आरक्षण देने का? मतलब ओबीसी, एससी, एसटी सबका हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण दे दें? एजिया जी, रोमाना जी, लालू प्रसाद यादव जी को के बयान को तोड़ ममोड़ के इसका माने निकाला जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ने माइक पर खड़े होकर नहीं कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण करना चाहिए। जब एक मीडिया बंधु ने पूछा क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तब उन्होंने कहा हाँ मिलना चाहिए। इसका मतलब ये जो अभी आप कह रही है पूरा आरक्षण, बीजेपी वाले कह रहे हैं पूरा का पूरा आरक्षण, इसी तरह से बात का मतलब बदल दिया जाता है। उनका कहने का मतलब था कि जब आरक्षण में लगभग 3500 जातियां हैं जो धर्म आधारित नहीं है, जो इकोनॉमिक और सोशल सर्वे के बाद ही तय हुआ है, और इसमें सभी धर्म है, इसमें हिंदू में भी आरक्षण है, मुसलमान में भी आरक्षण है, जितने भी धर्म है सब धर्मों को मिला के करीब 3500 जातियां हैं जिनको की आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना रिक्वायरमेंट मुस्लिम को इस रिक्वायरमेंट है आरक्षण का वो मिलना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट इतना सब बोला नहीं ना लालू प्रसाद यादव जी ने, जितना रिक्वायरमेंट है ये सब बोला नहीं उन्होंने, नहीं ये सब नहीं बोला ना उन्होंने। आप सही कह रही हैं, वो बैठे हुए थे और वहां पर मीडिया कर्मी की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने सीधा बोल दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने यही बोला। लेकिन इतना एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया ना। लालू प्रसाद यादव एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और आप जानती हैं कि इस चुनावी माहौल में आरक्षण जैसा मुद्दा जो है वो किस तरीके से एक बड़ा चुनावी हथियार के तौर पर काम कर सकता है। 2015 बिहार का पूरा विधानसभा चुनाव किस तरीके से पलट गया था आरक्षण वाले एक बयान पर। एजिया यादव जी मुझसे बेहतर तो आपके जहन में अभी भी वो पूरा का पूरा मामला अच्छी तरीके से अंकित होगा ना, इसीलिए लालू प्रसाद यादव क्या बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे सकते थे? और इसीलिए सवाल ये बड़ा हो जाता है इस चुनावी माहौल में। अगर लालू जैसा कद्दावर नेता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आ रही, ये कहता है कि साहब मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसके सियासी मायने नहीं निकाले जाएंगे क्या? देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि इसके जो 2-3 पहलू हैं उसको बहुत साफ तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले सियासी बात जी, नरेंद्र मोदी लंबे समय से देख रहे थे कि राहुल गांधी वही काम कर रहे थे, हिंदुओं में जातियों को बांट रहे थे। उनको पता था कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद मुसलमान मतदाता सीधे सीधे हमारी तरफ आ रहा है। वैसे भी वो एंटी बीजेपी जाता है, लेकिन जब गठजोड़ एक साथ हो गया तो बड़ी कोशिश करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों का मत लेने की कोशिश असफल रही। ये नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया, नंबर 1। नंबर 2, ये जब मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने डाला बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमानों के पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट करेंगे, अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट करेंगे। अल्पसंख्यक लिखा, मुसलमान तो नहीं लिखा। नहीं, पर्सनल लॉज तो और किसी के है ही नहीं ना उस तरह से, जिसकी बात करते हैं शाहबानों का बदला। मतलब कई बार हम लोग तो कम से कम छिपा के न बोलें, ये पत्रकारों का काम तो बिल्कुल नहीं है, वो साफ साफ वही कह रहे हैं। और बहुसंख्यकवाद जब आप कहते हैं, यानी हिंदुओं को आपको लगता है कि मेजॉरिटेरियनियम हो गया है, वो एक बहुसंख्यकवाद हो गया है जिसमें एक हिंदू है, तो वो थ्रेट हो गया है। अब इसके आगे की जो लड़ाई है, लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी छिपा कर रहे थे, लालू जी ने उसको खोल दिया। अब उन्होंने जो कहा वो बहुत साफ साफ कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। अब उसके बाद एक्सप्लेन कुछ भी करें, लेकिन इसको ऐसे समझिए, 2019 में 40 में से एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली है। लालू जी को लगता है जरा सा भी बंटवारा, क्योंकि भाजपा को भले नहीं मिलता लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कई सीटों पर मुसलमानों का मत मिलता है, और ये लालू जी कहकर उस मत को पूरी तरह से उधर जाने से रोक रहे हैं। उनको लगता है कि अभी जो हिंदू मतदाता है, विशेष करके यादव मतदाता है, वो उनसे खिसकने वाला नहीं, भले मुस्लिम की तरफ आरक्षण जाता हो। और इस पे एक बात और समझनी चाहिए, क्या इस देश में गवर्नमेंट स्कीम्स में किसी को भी ईडब्ल्यूएस से इसकी तुलना नहीं हो सकती। संविधान में सोशली ऑप्रेस्ड, यानी सामाजिक तौर पर जिनको दबाया गया है, उन जातियों को आरक्षण दिया गया था। और ईडब्ल्यूएस दूसरा मसला, ईडब्ल्यूएस में कोई भी जाति आ सकती है, जाति के आधार पर है नहीं। अब सवाल यहां यह है कि क्या सरकारी योजना में किसी को रोका गया? क्या मुसलमान को घर नहीं मिला?
ये जो आपने लिखा है ना, ये आरक्षण जरूरी या वोट की मजबूरी, मुझे लगता है विशुद्ध रूप से वोट की मजबूरी है। इस पर मुसलमान एक मुश्ता है, दोबारा चलूंगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाला जो आरक्षण है, अब संविधान की जो मूल भावना थी उसमें तो ये भी नहीं कहा गया था कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होना चाहिए। इसको लेकर भी जो संविधान निर्माता थे उनमें लंबी चौड़ी बहस हुई थी, लेकिन वो एक संविधान संशोधन हमने देखा और किस तरीके से इस देश में ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसका फायदा इस देश के मुसलमान को भी मिलता है। मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है सबको उसका फायदा मिल रहा है। खैर एजिया, यहां पर जिस बात का जिक्र हर्षवर्धन त्रिपाठी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से टाइमिंग को लेकर भी हमें जरा गौर कर लेना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि साहब जेडीयू की तरफ जाने का खटका, और मैं इसमें जोड़ देती हूं एआईएमआईएम की तरफ कहीं मुस्लिम वोटर खींचा ना चला आए, क्योंकि अब तीसरे चरण के बाद आने वाले समय में जिस तरीके से वोट पड़ेंगे उसमें इस बार तो वैसे भी कमाल कर दिया है। आरजेडी जो एमवाई राजनीति की कहीं ना कहीं पैरोकार बनती है, कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है आप लोगों ने इस बार? मेरे ख्याल से 2। जहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों को आप लोग चुनाव में उतारते आए हैं, इस बार उनका भी पत्ता आप लोगों ने साफ कर दिया है। तो ये उसी की भरपाई की जा रही है क्या इस तरीके के बयान? एक लाइन में जोड़ दूं रुमाना जी, एक लाइन से देखिए, कमाल है, भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देता इसलिए वो मुसलमान प्रत्याशी नहीं देते, और दूसरी पार्टियों को लगता है कि मुसलमान जाएगा कहां, इसलिए वो मुसलमान को टिकट वोट नहीं टिकट, तो इसलिए दोनों तरफ से देखिए मुसलमान का ही नुकसान हो रहा है। ये भी बात समझनी चाहिए राजनीतिक तौर पर। जी आइए जवाब दीजिए। देखिए रोमाना जी, बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ना, इन्हें असल जो फियर है वो है कि इनके हिंदू वोटर्स की टक्कर है। हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने के लिए बार बार ये मुस्लिम शब्द की बात कर रहे हैं। और मैं अभी फिर कह रही हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी ने माइक उठा करके नहीं कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब उनसे पूछा गया क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि हाँ मिलना चाहिए। अगर पूछा जाता कि क्या क्रिश्चियन को मिलना चाहिए, वो कहते मिलना चाहिए। और उनका मतलब यही था कि जो रिक्वायरमेंट है, जितना रिजर्वेशन में वो फिट करते हैं, उनको उतना रिजर्वेशन पूरा मिलना चाहिए। अब बीजेपी वाले क्योंकि हार रहे हैं तो इसको तोड़ ममोड़ के इसको अपनी तरह से इसको पेश किया जा रहा है, बयानबाजी कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनको फायदा मिले। वो ये बोल रहे हैं कि हिंदू वोटर्स उनके खिसक गए, हिंदू और मुसलमान। जवाब देंगे के.के. शर्मा से, क्या के.के. शर्मा हार के डर से बीजेपी लालू प्रसाद यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है? लालू प्रसाद यादव ने एक आम बातचीत में पत्रकारों के साथ जो एक लाइन बोली, उसी लाइन को लेकर आक्रामक तरीके से चुनावी सभाओं में जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्या वो बीजेपी का डर है? तो मुस्लिम आरक्षण जरूरी या वोट की मजबूरी, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और जहां पर इस चर्चा को हमने रोका था, के.के. शर्मा जी आइए, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बेवजह के मामले को तूल दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, हार का डर सता रहा है। हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही है। देखिए रुमाना जी, लालू प्रसाद यादव कोई कच्चे पॉलिटिशियन थोड़ी ना है, पूरी उम्र गुजर गई उनकी राजनीति करते करते। तो वो जो कह रहे हैं वो कोई बिना सोचे समझे वो उनके शब्द थोड़ी ना लिख लेंगे। जिन्होंने पूरी उम्र राजनीति की हो और उनकी बुजुर्गियत आ गई, तो जो भी वो बोलते हैं सोच समझ कर ही बोलते हैं, और यही संदेश दे रहे हैं कि जो है हमें मुसलमानों को आरक्षण देना है। जहां तक डर का प्रश्न है, डर और भय तो 4 जून को एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और उन पार्टियों से क्या डरना जिनके पास एक सीट भी ना हो, लोकसभा में खाता भी जिसका ना खुला हो, उससे हम क्या डरें। लेकिन हमें आशंका क्या है ये हम जरूर बताना चाहते हैं जी। हमारी आशंका ये निश्चित तौर से है जी कि जो लोग ये विपक्षी गठबंधन संविधान बदलने की, लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे, आज उनकी नीयत स्पष्ट हो गई है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। और किसके लिए? मुस्लिम आरक्षण के लिए, जो ये पहले कर चुके हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, इसी पर आगे जवाब देंगे। संविधान बदलने के आरोप इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी पर लगाए जाते हैं, लेकिन असली मंशा क्या इंडिया गठबंधन की खुलकर सामने आ गई है कि संविधान जिस बात की इजाजत नहीं देता, धर्म के आधार पर आरक्षण, उसी के मंसूबे इंडिया गठबंधन पाल रहे हैं। जल्दी से अजीज खान साहब का रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और उससे जानते हैं ये 24 का जो रण है वो मुस्लिम आरक्षण पर आकर सिमटता हुआ क्यों नजर आ रहा है? अजीज खान साहब। देखिए रुमाना जी, एक बात को समझिए कि हमारे देश के सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वो जब मंच पर जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए 10 साल की उपलब्धियां नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, कह रहे साहब मंगल सूत्र छीन करके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। तो जहां पर इस तरीके के तर्क दिए जाते हो, वहां पर जाहिर सी बात है कि आज हिंदू और मुसलमान करके कहीं ना कहीं बीजेपी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है, बैकफुट पर आ रही है।
क्योंकि उसके बाद बताने के लिए कुछ बीजेपी नहीं तो है। ये कह रही है, देखिए हम जो कह रहे थे उस पर और मोहर लग गई है। हम तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कांग्रेस की मंशा बता रहे थे और अब तो बाकायदा कांग्रेस और आप भी तो उसी में है ना, इंडिया गठबंधन में। मतलब आप लोगों के नेता खुलकर आकर इस बात पर मोहर लगा रहे हैं अपने बयानों से, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब बात तो वहीं आ जाती है जो मोदी जी सभाओं से कह रहे हैं कि सब कुछ लेकर मुसलमानों को देने की रणनीति है। वही मैं रोमाना जी कह रहा हूं, ये नैरेटिव सेट करने से कोई फायदा नहीं। इस देश का एक एक बच्चा समझता है कि आरक्षण के लिए, आरक्षण के पीछे कौन पीछे बढ़ा है। यही मोहन भागवत जी हैं, बिहार में पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। किसकी नीयत खराब है, किसकी मंशा खराब है? आज बीजेपी की बाद मोहन भागवत जी का तो नया बयान भी आ गया, वो आप नहीं बताएंगे, जिनकी तरफ से कहा गया कि आरक्षण तो सदियों तक चलेगा, है ना? ये संविधान भी बदलना चाह रही है, आरक्षण भी खत्म करना चाहती है और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का आड़ ले रही है। 20% मुसलमानों के नाम से 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से के शर्मा इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद एजिया मैं आपके पास आ रही हूँ। 20 करोड़ मुसलमानों के नाम पर 120 करोड़ हिंदुओं की गोलबंदी, ये बीजेपी की मंशा है। इसको बेनकाब करने का दावा अजीज खान साहब कर रहे हैं। के शर्मा जी। नहीं, अजीज खान साहब किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना। 2012 का घोषणा पत्र अपना पढ़ लें। 2012 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है ना मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। खुलेआम इन्होंने घोषणा की उस समय, वो तो जनता ने इनको सबक दिखा दिया है। तो ये तो घोषणा, ये तो अपने घोषणा पत्र में लिख चुके हैं। ये किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और रही बात 20 करोड़ मुसलमानों को डराने और धमकाने की, तो कौन कर रहा है राजनीति? आप 20 करोड़ मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए आप सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहते हैं। आप भगवान रामचरितमानस को जलाते हैं, फाड़ते हैं। यही समाजवादी पार्टी के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, और इनकी बोलती बंद रहती है। ये किसके लिए फाड़ा था रामचरितमानस को? किसके लिए मंदिर का विरोध कर रहे हैं आप? इन मुसलमानों के वोट के लिए, इन्हीं मुसलमानों के वोट के लिए कर रहे हैं ना। वरना क्या हिंदुओं से आपकी क्या वो है? क्यों सनातन को गाली बकते हैं डेंगू मलेरिया करके? इसीलिए कि इनका तुष्टीकरण की राजनीति चले। और यह भी सत्य जो मैंने कहा, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, और यही नहीं, इनकी नीयत है। ये पहले भी संविधान में संशोधन करके संविधान के प्रस्ताव ने आपको संशोधित किया है। सर 12 का घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं। वैसे अभी के शर्मा जी, आपने 12 का घोषणा पत्र बोला। 12 में तो वैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी सर। अब या तो घोषणा पत्र कोई और साल का होगा, आपने अभी 12 का घोषणा पत्र बोला। जीती ना, ठीक है। हाँ, ना रोमाना जी गलतफहमी में। ये जीते, लेकिन ये कर नहीं पाते थे, कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये राज्य की सरकार थे। इनके बस में नहीं था ये करना। और दूसरी बार इन्होंने करके दिखाया। मुस्लिम आतंकियों को छोड़ने की पूरी कोशिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई इनको, उसके बाद ये वापस गए। नहीं तो मुसलमानों के नाम पे क्या बोला इन्होंने कि सद्भावना समाज में पैदा करना है, इसलिए आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम आतंकियों को। ठीक है, मैं जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए अजीज खान साहब। उसके बाद मैं जी आपके पास आ रही हूँ। अजीज खान 30 सेकंड में जवाब दीजिए। तुष्टीकरण का देखिए रुमाना जी, ये झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। अभी नीट का पेपर आउट हुआ, 25 लाख बच्चा उसमें बैठा हुआ था, उसका भविष्य अंधकार में है। उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जवाब दो 12 पर चर्चा नहीं करेंगे। 2012 में मुसलमान पर आप बात कर रहे थे। एक मिनट अजीज खान साहब, अभी खुद ही हिंदू मुसलमान को लेकर 20 करोड़ मुसलमानों का डर दिखाकर 120 करोड़ हिंदुओं की गोलबंदी बीजेपी करना चाहती है। अभी आप ये ज्ञान दे रहे थे, और यहाँ के शर्मा की तरफ से जैसे ही आपको आईना दिखाने का काम किया गया, जैसे ही के शर्मा ने 2012 का आपका मैनिफेस्टो, मुसलमानों को आरक्षण, जैसे ही मुस्लिम दंगाइयों पर रहम, समाजवादी पार्टी सरकार का, ये सारी बातें गिनाई सर, तो आपको नीट याद आ रहा है? जिस पर सवाल पूछा जा रहा है उस पर जवाब दे दीजिए ना, ताकि समझ में आए दर्शक को भी कि आपके पास कोई तर्क है बात करने के लिए। जी, हाँ जी, मुझे 10 सेकंड प्लीज दे। देखिए, ये वही लोग हैं कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, इनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। हकीकत ये है, ये वही लोग हैं कह रहे यूक्रेन और रसा का वार रोक दिया बच्चों को निकालने के लिए। सब झूठ बोलने से कुछ फायदा है? ये झूठ बोलते हैं ये लोग। कोई समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई
मैनिफेस्टो में कुछ नहीं था, ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ घंटे के लिए तो सीज फायर हुआ था ना, तभी तो हमारे जो नागरिक हैं वो सेफली वहां से वापस आ पाए थे। इसका दूसरा तर्क ये भी है, अभी भी आप उस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं बात को उलझा रहे हैं। भाई जलेबी जो आप शुरुआत से बना रहे हैं इस शो में, अभी भी आप वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं अजीज भाई, दोबारा आपके पास आऊंगी। मैं एजिया का रुख कर रही हूँ, और एजिया मुझे ये बता दीजिए कि बीच चुनाव में लालू प्रसाद यादव का ये बयान, बिहार में हो सकता है आप लोगों का मुस्लिम वोट बैंक कुछ कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इंडिया गठबंधन और देश के बाकी हिस्सों में सीधे सीधे ये नुकसान पहुंचाएगा गठबंधन को? एजिया यादव। रोमाना जी, आज भी ये लोग हिंदू वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो पूरे समाज को लेकर के चलती है, A to Z की पार्टी है, लेकिन ये बातें बीजेपी वाले नहीं समझेंगे। लालू प्रसाद यादव कानून की पढ़ाई किए हुए हैं, उन्हें समझ में आता है आरक्षण क्या है। नरेंद्र मोदी जैसे चौथी या पांचवी पास नहीं है, नरेंद्र मोदी क्या समझेंगे कि रिजर्वेशन क्या होता है। नरेंद्र मोदी को एक हिंदू शब्द समझ में आता है, एक मुस्लिम शब्द समझ में आता है। सनातन की बात करते हैं तो देश को बीफ एक्सपोर्टर क्यों बना दिए नरेंद्र मोदी जी? इसका जवाब वो दे पाएंगे क्या? हिंदू धर्म इसकी यही कहता है। इसलिए ये लोग सनातन और धर्म की बात अगर ना समझे तो ना करें। हम लोग समाज को लालू प्रसाद यादव उठाने की बात करते हैं, और हम लोग आरक्षण इसलिए कहते हैं ताकि ये है कि आप लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को कितनी अपनी बात समझा पा रहे हैं और कितना समझकर भी नासमझ बने हुए हैं, ये मुद्दा अलग है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि ये चुनावी माहौल में ये जिस तरीके का बयान आया है, बैकफायर करेगा? सेल्फ गोल एक और इंडिया गठबंधन के लिए साबित हो सकता है ये? नहीं, मैं इसे सेल्फ गोल नहीं मानता हूं। बहुत सोच समझकर रणनीतिक तौर पर दिया हुआ बयान है। ओके। मुस्लिम कंसोलिडेशन सिर्फ इतना भर नहीं है, आपने जो जोड़ा ना कि AIMIM का भी है, सीमांचल की सारी सीटों पर वो दिखेगा। और वही नहीं, देश की हर मुस्लिम बहुल सीट पर, उत्तर प्रदेश में इनको लगता है कि कहीं थोड़ा सा वोट बसपा की तरफ न चला जाए, या AIMIM भी वहां कुछ कटौती न कर ले। ये सीधे सीधे मुस्लिम वोट के फुल कंसोलिडेशन की कोशिश है, और खुलकर नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं ना कि देखिए, मुसलमानों को आपने जो लिखा हुआ है ये वोट की मजबूरी है विशुद्ध रूप से, वरना इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट और सब कुछ नरेंद्र मोदी के शासन काल में, जिसको हम नीतियों के तौर एक पक्ष और है इसका रोमाना जी, देखिए अगर इसको इजाजत दी गई तो संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ एक तरह से और होगा। संविधान ने साफ साफ कहा हर धर्म के आधार पर नहीं, जो मतांतरण होता है उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई हिंदू से मुसलमान अगर बन रहा है तो क्या वो मुसलमान बनता है या वो किसी जाति में जाता है, ये भी एक मुद्दा है। इसलिए धर्म के आधार पर किसी भी और को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम आगे बढ़ेंगे तो वही तरीका होगा, सोशली अप्रेस्ड या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। मुझे लगता है जरा चुनाव से जोड़कर अगर इस पूरे मामले को समझा जाए तो और आसानी हो जाएगी कि अगर मुस्लिम आबादी के लिहाज से देखा जाए तो देश में 115 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या जो है वो 20% या उससे ज्यादा है। और ऐसे में इन 115 सीटों में 2019 में बीजेपी ने 56 सीटें अपने दम पर जीती थी, और फिलहाल ये पूरा का पूरा जो बयान सामने निकल कर आ रहे हैं उसी चुनावी बिसात पर शे और मात के खेल के तौर पर समझे जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।